नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश यूपी का ज्ञान में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं उस मुद्दे की जिसने ना सिर्फ पश्चिमी बंगाल को बल्कि पूरे देश को दहला कर रख दिया है। इस वक्त देश में ना सिर्फ डॉक्टर्स आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं, बल्कि पूरा समाज उस आक्रोश में अपनी सहभागिता कर रहा है, उनसे अपने संवेदना के तार जोड़ रहा है। आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले जो आज हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, हम उनसे आपका तारुफ करा देते हैं, उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पार्थदास गुप्ता जी, आप समाजसेवी हैं, क्राई से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंकित राय हमारे साथ हैं, डॉक्टर भानु है, और मेरे सहयोगी मंगला तिवारी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं मंगला आपके पास चलता हूं और आपसे जानूंगा कि आज लखनऊ में भी डॉक्टर्स ने अपना जो विरोध है वो दर्ज कराया है। हम कुछ दिन पहले ही देख रहे थे कि जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत हुई थी, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि इस मुद्दे का पटाक्षेप हो गया है और इस मुद्दे में अब इस मामले में कुछ ठोस कार्रवाई होगी और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उन पर कोई ऐसा जवाब आएगा, कुछ ऐसी कदम उठाए जाएंगे जिससे शायद ये बात एक सही डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन जो भी पश्चिम बंगाल में उस घटना के बाद फिर से उसी मेडिकल कॉलेज में जो हंगामा हुआ, उसके बाद से जो सियासत हो रही है, उसके चलते ऐसा नहीं लग रहा है कि हाल फिलहाल इस मामले में जो आंदोलन है डॉक्टर्स का और जो बाकी स्वास्थ्य कर्मी हैं, जिस तरीके से उनका गुस्सा है वो अभी शांत होता दिखाई नहीं दे रहा। मंगला, आज लखनऊ में क्या हुआ वो आप थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ साझा करिए। सर, मैं बिल्कुल बता दूं कि हम लोग लास्ट टाइम मंगलवार को जुड़े थे, जिसके बाद सीबीआई को हम लोग का डिबेट हुआ था। उसके थोड़ी देर बाद ही सीबीआई को जांच, मुझे लगता है कि हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने एक तरह से तय किया था कि ठीक है, जो सेवाएं हैं वो बहाल करते हैं। लेकिन उसके बाद भी केंद्रीय मंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात हुई इन लोगों की। लेकिन जो निष्कर्ष निकल के सामने आया, जो डॉक्टरों का समस्या है, वो ये है कि इनको ऐसे तो कह दिए कि ठीक है, आपकी जो मांगे हैं वो हम पूरी करेंगे, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या आई कि इनको लिखित में कुछ नहीं मिला। और लिखित में कुछ नहीं मिला तो इसके बाद फिर जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पे ये घटना, दुखद घटना हुई है हैवानियत की, वहां पे डॉक्टर जो विरोध प्रदर्शन, अपना कैंडल मार्च निकाल रहे थे, विरोध प्रदर्शन जता रहे थे, वहां पे उपद्रवी पहुंचते हैं और उन लोगों के साथ बदतमीजी, और जो मतलब ऐसा मानना है कि जो सबूत थे उससे छेड़छाड़ करने का प्रयास, सीसीटीवी फुटेज, ये सब। तो उसके बाद डॉक्टर्स फिर से आंदोलित हुए हैं और आज लखनऊ में जितने भी चिकित्सा संस्थान हैं, आरएमएल है, राम मनोहर लोहिया, केजीएमयू, पीजीआई, मेदांता, जितने भी और प्राइवेट संस्थान जितने हैं, सब डॉक्टर्स आज मतलब विरोध प्रदर्शन तो कर ही रहे थे। उसके बाद 5 बजे से 10:90 लखनऊ के जो 10:90 चौराहा है, वहां पे इकट्ठा हुए। उन्होंने नारेबाजी की, ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांग की कि उनको जस्टिस चाहिए और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करना, उसकी गिरफ्तारी हो। और उसके बाद उसको जो हमारी डॉक्टरों से बात हुई, जो महिला डॉक्टर वहां पे थी, उनका कहना है कि जैसे सामान्य तो सजा हो जाती है, लेकिन ये जो आरोपी है, जो इतना जघन्य वारदात किया है, उसको पब्लिक के सामने मतलब ऐसी सजा दी जाए जिससे पूरे देश में एक मैसेज जाए कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं जिससे समाज में भय व्याप्त होता है, ऐसी घटनाएं फिर आइंदा कभी भविष्य में न घटित हों। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक हैं उनको एक बार हम फिर से बता दें कि ये जो पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया है, 8 अगस्त का पूरा मामला था। कोलकाता का लाल बाजार है, वहाँ पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज है, उसमें जूनियर डॉक्टर 8-9 अगस्त की दरमियानी रात का ये पूरा मामला था। वो चेस्ट मेडिसिन विभाग की पीजी की सेकेंड ईयर की छात्रा हैं और ट्रेनी डॉक्टर थी। और जब वो रात में ड्यूटी कर रही थी, रात के 12 बजे के बाद उन्होंने अपने और जो डॉक्टर्स उनके साथी थे, सहकर्मी थे, उनके साथ उन्होंने डिनर किया। उसके बाद कुछ लोगों ने उस रात में जो पेरिस में मैच चल रहा था उसको भी उन लोगों ने देखा था। और उसके बाद सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर वहां पर चली गई थी। उसके बाद से उनका अपने साथियों के साथ संपर्क नहीं रहा। 9 अगस्त की सुबह उनकी डेड बॉडी चौथी मंजिल पर जो मेडिकल कॉलेज में थी, सेमिनार हॉल में वो मिली थी। छत विक्षत शव था उनका और बाद में पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। और इस पूरे मामले में जैसे ही ये पूरा मामला सामने आना शुरू हुआ था, उसी के बाद से
डॉक्टर देश भर में उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही थी। तो ममता बनर्जी की सरकार ने उस वक्त कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को इसमें चलाया जाएगा, और इस मामले में एसआईटी ने रात में ही अस्पताल में तैनात एक सिविक वॉलंटियर था संजय राय, जिसे गिरफ्तार किया था। उसके पास एक ब्लूटूथ का हेडफोन था, उसके टूटे तारों की वजह से पकड़ा गया, सीसीटीवी से उसको खंगाला गया, तो उसमें उसकी बारे में पूरी जानकारी मिली। 10 अगस्त को पुलिस ने संजय राय से पूछताछ शुरू की थी, उसने पूरा बताया, उसने जो बातचीत की थी उसके बाद से ये पता चला था कि वो रेड लाइट एरिया में जाता है, अपने कुछ एक साथी के साथ वो हॉस्पिटल में आया था उस मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद से उसने वहां पर डॉक्टर्स को अकेले देखा। जब पहले तो 11 बजे मेडिकल कॉलेज में पहुंचा हुआ था, 11:30 बजे वहां से निकला, लेकिन इसके बाद दोबारा सुबह 3:50 पर वो फिर से मेडिकल कॉलेज में वहां पर अस्पताल में गया था और 4:30 बजे के करीब वहां से बाहर निकला था। जाहिर सी बात है इसी बीच में ये वारदात अंजाम दी गई थी। इसके बाद से ये पुलिस कर्मियों ने लगातार इससे बातचीत हो रही थी, लेकिन 11 अगस्त तक पूरा देश भर में डॉक्टर्स इस मामले में पूरा आंदोलित हो गए थे, और उन्होंने इस मामले में वहां के जो मेडिकल कॉलेज के छात्र थे उनकी तो मांग थी कि एसीपी चंदन गुप्ता, उन पर भी आरोप थे कि वो लापरवाही बरत रहे हैं और किसी तरीके से इस मामले में वो लीपापोती की भी कोशिश कर रहे हैं। इस बात को लेकर वहां पर डॉक्टर्स की बड़ी नाराजगी थी, और 12 अगस्त से डॉक्टर्स ने पूरे देश भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया था। स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई थी तकरीबन, और जो पूरे देश में, चाहे वो दिल्ली के एम्स से लेकर राजधानी लखनऊ में केजीएमयू हो, लोहिया हॉस्पिटल हो, तमाम अस्पताल देश भर में, हमारे उत्तर प्रदेश में भी वहां पर मेडिकल सेवाओं पर बाधा पहुंची थी। हालांकि जो इमरजेंसी की सेवाएं थी वो जारी थी। 13 अगस्त को वहां की पुलिस ने मृतक डॉक्टर के साथ जो डिनर किया था 4 जूनियर डॉक्टर्स, उनको फिर से तलब किया था, और इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी पहुंची थी। और इसी मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लिया था, और इस मामले में जो याचिकाएं दाखिल की थी उन मामले में उसमें सुनवाई की थी, और डॉक्टर्स के जो जो मृतक डॉक्टर थी उनके माता पिता को सूचित करने में देरी पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई थी, और सरकार द्वारा जो डॉक्टर घोष जो प्रिंसिपल हैं उनके रवैये पर भी सवाल उठाए थे हाईकोर्ट ने। मानवाधिकार आयोग भी इस मामले में सक्रिय हुआ था। 13 अगस्त का जो घटनाक्रम था उसमें स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात हुई थी, फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की फोल्डा की। उसके बाद हड़ताल को खत्म करने का ऐलान हुआ था और कहा गया था कि इस पूरे मामले में कदम उठाए जाएंगे, और जो भी डॉक्टर्स की मांगे हैं केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी और देश भर में कुछ ऐसा कानून लाएगी, ऐसे प्रावधान करेगी डॉक्टर्स की हिफाजत तय हो सके। लेकिन 14 अगस्त की इस मामले में सीबीआई ने जांच शुरू की थी, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर पुलिस की जांच सटीक जगह पर नहीं पहुंची तो फिर सीबीआई जांच होगी। हाईकोर्ट भी इस मामले में अपनी कार्रवाई शुरू कर चुका था। सीबीआई ने तुरंत आनन-फानन में इस मामले में नई एफआईआर दर्ज की और एक टीम वहां पर पहुंची थी। उसके बाद से संजय रॉय से भी पूछताछ शुरू हुई थी। जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म की पुष्टि तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हो ही गई थी। पश्चिमी बंगाल में वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए न सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि महिलाओं ने भी जबरदस्त आंदोलन किया था। लेकिन 14 अगस्त की रात को इसी मेडिकल कॉलेज में एक बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ पहुंची और वहां पर तोड़फोड़ की गई। उसके बाद एक मैसेज गया कि शायद ये किसी के इशारे पर जो सबूत हैं उन्हें नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद से डॉक्टर्स का गुस्सा एक बार फिर से भड़क उठा है और इस मामले में सियासत भी तेज हो रही है। लेकिन डॉक्टर्स की जो मांग है, जो शुरुआत हुई थी जो मांग की, वो जस की तस बनी हुई है। हम सीधे चलते हैं डॉक्टर अंकित राय के पास। डॉक्टर साहब, किस तरीके से इसको देख रहे हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ कोलकाता का मामला है बल्कि ये पूरा जो हमारे देश में जो पूरा मेडिकल का तंत्र है उसकी हिफाजत को लेकर भी बड़े सवालिया निशान है। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल सही बात आपने बोली है। बेसिकली अगर कोई डॉक्टर जो ऑलरेडी किसी हॉस्पिटल में वर्क कर रहा है और ही और शी इज गिविंग सर्विसेज टू पेशेंट एंड शी इज बीन वर्किंग फॉर 36 आवर्स, 36 घंटे से वो ड्यूटी कर रही है, उसके बाद इफ शी इज गोइंग फॉर रेस्ट एंड शी इज बीन ब्रूटली रेप्ड एंड मर्डर्ड, इन दैट केस we want justice. At least if a person is being raped and murdered, we want an utmost justice. कि हाँ जल्दी से जल्दी हमें जस्टिस मिले। उसमें डिले होने पे वहां के लोगों का वहां की सरकार से भरोसा उठा। उस चीज को लेकर के उन्होंने सीबीआई की इंक्वायरी की मांग करी, फिर कोर्ट इंटरवीन करती है। जैसा आपने बताया बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा था, सीबीआई वाले आते हैं, दे स्टार्टेड देयर इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद अचानक से अगले दिन 14 अगस्त मतलब 15 अगस्त हम लोग जा ही रहे थे, जिस समय ऑलरेडी सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है, 1000 पीपल मॉब इनटू द हॉस्पिटल, दे क्रिएट रकस, ट्राई टू टैम्पर द एविडेंस। इन दैट केस
definitely before that we already had resumed our services, even the routine services, after getting assurance from the health ministry that things will be deal in very fast rapid action. But उसके बाद ऐसा अगर कुछ होता है तो डेफिनेटली वहां के लोगों के उनकी हिम्मत टूट जाती है कि ये क्या चीज हो रही है। तो उस केस में फिर से हम लोगों ने आंदोलन इसीलिए शुरू किया था कि भाई अगर कोई चीज जो सीबीआई इंक्वायर कर रही है उसके एविडेंस को टैंपर करने की कोशिश कर रही है तो भाई अब उसमें क्या जनरल पब्लिक क्या कर सकते है? अगर एक डॉक्टर का ब्रूटली रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, किसी के साथ हो सकता है ये चीज, वहां पे पड़े पेशेंट्स उनके साथ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। हमारे फ्रेटर्निटी की है ही नहीं। हॉस्पिटल में पेशेंट्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, बहुत सारी चीज होती है। अगर एक बंदा रात में आता है और जैसा कि कहा जा रहा है एक बंदा, बट जैसा कि हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो अभी तक पता चला है उसके हिसाब से वो एक बंदे का काम नहीं लगता है। तो उस केस में अगर एक बंदा आता है और रात में एक डॉक्टर को ड्यूटी पे रेप करके चला जाता है, उसके बाद भी वहां की सरकार उस चीज में इमीडिएट एक्शन के बजाय चीजों को मतलब अच्छे से कन्वे नहीं करना, उनके मदर फादर तक उस चीज को नहीं सही से पहुंचाना, जैसे कि बात हुई थी इनिशियली दे सेड कि हाँ उसने सुसाइड किया, तो मतलब ये तो हॉरिफिक है। द पेशेंट इज फाउंड इन अ सिचुएशन व्हिच इज वेरी क्लियर दैट शी हैज बीन ब्रूटली मर्डर्ड एंड शी इज बीन रेप्ड, इट इज एविडेंट बाय द साइट इटसेल्फ। इन दैट केस अगर कोई ये बोलता है तो डेफिनेटली इसका मतलब राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन थिंग्स आर not going in the right way. For that way, we demanded justice for her. And after also getting some assurance from central government that they have sent a CBI inquiry and they tried to investigate in real manner, thus 1,000 mob comes and try to tamper the evidence. So definitely we will have to take the stand in order to get a justice. And this is not the first evidence which has taken place. Such instances has already been repeated in the past. For that, we also want such instance like it is an event which is similar to निर्भया, दैट्स व्हाई वी हैव नेम्ड इट एन अभया। एंड अभया इस तरह से फिर से रिपीट ना हो किसी और के साथ, वी नीड अ सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो हमारा दूसरा डिमांड है कि भाई हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आप दीजिए। अगर हमारे अब आप ये नहीं वेट करेंगे ना कि हम इस तरह के 50 निर्भया अभया होने के बाद लेके आए, आप उसको इमीडिएट इफेक्ट में लाइए। तो हमारी दो ही डिमांड है कि जो विक्टिम है उसको जस्टिस मिले और दूसरी है कि और इस तरह के विक्टिम्स आगे ना हो उसके लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए। तो ये मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कुछ गलत है। और स्ट्राइक इसलिए रिज्यूम की गई क्योंकि एविडेंस है, मतलब इवन आफ्टर सीबीआई इज प्रोबिंग समबडी इज ट्राइंग टू tamper the evidence and he is trying to destroy the hospital. If government hospital in a state which is run by state is destroyed in such a way by 1,000 people, what we can assume? We cannot assume that anyone is safe there. Well, because if it is 15th August, midnight of 14th August or early morning of 15th August, at that point of time, national security is already at its peak. At that point of time, 1,000 people come. Nobody gets a clue that 1,000 people are being mobilized in an area. They come, they break inside the hospital, they destroy the emergency, they beat doctors who are silently protesting. So definitely, somebody will have to take the stand. That's the reason for our protest. That is the most important reason why we are protesting. We need justice for Abhaya, and second, we need Central Protection Act that these such kind of Nirbhaya and Abhaya are not recreated other, and nobody tries or dares to do that again. Because rape is a very grievous and heinous offense, and that is also we are not even sure that it's a rape or it's a gang rape. So these things must come into light, and the accused must be punished heavily, and a central protection scheme must be passed by the central government so that we can work safely in our environment. Because doctors are 24/7 on duty. Most of the time, their home is itself a hospital. And if they are being raped and murdered in their own hospital, I don't think patients could be safe. Even that hospital or any health, we are terrified. Literally, we are terrified by that videos which surfaced that 1,000 people are coming. We are also terrified. If everybody, if a mob of 1,000 comes and who will be able to save us? So that's why we are asking it from the state government. What are you doing? It is only a very simple question. It is a crime. What is the state government doing to do a justice to the victim? That's it. बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सवाल ही है, यही देश की जनता भी जानना चाह रही है कि वाकई में इस मामले में सियासत की बात को अगर छोड़ दिया जाए तो वाकई में शुरुआत क्यों ऐसी ढुलमुल हुई। डॉक्टर भानु, हम आपके पास आपसे पहले ये बात समझेंगे, फिर डॉक्टर हमारे साथ कुछ और भी हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर निहारिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, डॉक्टर मनोज और डॉक्टर विनीत भी जुड़ रहे हैं। शायद कुछ उनको तकनीकी खामी है, वो भी जुड़ नहीं पा रहे हैं। हम डॉक्टर भानु आपके पास चलते हैं और आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि उस दिन जब पहले दिन बात हुई थी तो क्या
ये बात पूरा एक तय नहीं हो पाई थी, या फिर कहाँ पर कौन सी दिक्कत हो गई थी कि जहाँ पर जब उस दिन का आंदोलन हुआ था, एक बात एकदम बनते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन एकाएक वो शायद उस तरीके से नहीं, फिर से वो हम वहीं पर पहुंच गए जहां से हमने शुरुआत की थी। डॉक्टर विनीत हमारे साथ हैं और डॉक्टर भानु अभी शायद वो भी हमारे साथ थे। हम चलते हैं, हम निहारिका जी आपके पास चलते हैं। जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली का, उसके बाद से ऐसी उम्मीद थी कि समाज में कुछ ऐसी जागरूकता आएगी, ऐसा कुछ होगा कि जो हमारे लिए, हमारे जो देश के, हमारे परिवारों की महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो महफूज हो सकेंगी। लेकिन यहाँ पर तो सामान्य की बात तो अलग छोड़िए, एक डॉक्टर वो इस तरीके से उस हॉस्पिटल में उसके साथ ऐसी अनहोनी घटती है, और इस हैवानियत के बाद तो इंसानियत भी कलंकित होती है, और इस देश के जो कानून व्यवस्था को लेकर और महिलाओं की हिफाजत को लेकर खासतौर से एक बड़े और गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। निहारिका जी। जी, बिल्कुल। ये सारी बातें, ऐसे जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, उन सब चीज़ों की वजह से हमारे देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल तो खड़े होते ही हैं। पर हमारे देश की न्याय व्यवस्था बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें हमारी न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। हम यही माँग करते हैं एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो और जस्टिस बहुत जल्दी और एक ट्रस्टवर्दी जस्टिस डिलीवर किया जाए, इस केस में भी और इस तरह के होने वाले किसी भी वारदातों में भी। और ये भी एंश्योर किया जाए कि आगे से ऐसी कोई भी घटना, साथ ही साथ जो वैंडलिज्म हुआ है, जो 1000 लोग, 2000 लोग क्राउड इकट्ठा होके एक हॉस्पिटल को इस तरह से बर्बाद किए हैं, इस तरह की घटना भी दोबारा कभी रिपीट ना हो। इस चीज़ के लिए भी पुख्ता कदम उठाए जाएँ। जो सीपीए है, जो हमारा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है, उसका इम्प्लीमेंट, उसका प्रॉपर ड्राफ्टिंग प्रिपेयर करके उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। बिल्कुल, इम्प्लीमेंट किया जाए। हमारे साथ स्वास्थ्य महकमे से इसके कामों से जुड़े हुए स्पेशलिस्ट हैं पार्थदास गुप्ता जी। आप सर ये बताएं कि आप लोग जिस तरीके से मेडिकल फ्रेटर्निटी में इस वक्त नाराजगी है, आंदोलित हैं वो सारे लोग, लेकिन क्या ये हालात पहले नहीं थे? क्योंकि हमने अभी लखनऊ में कुछ दिनों पहले ही देखा था कि बड़े सीनियर डॉक्टर, उनके साथ मारपीट के वीडियो सामने वायरल हुए थे, और किस तरीके से एक बड़े सीरियस कंडीशन में एक मरीज लाया गया था, उसके बाद उसके मरीज के उसकी जान नहीं बच सकी और उन्होंने, उनके तीमारदारों ने सीधे डॉक्टर पर अटैक कर दिया था। तो ये घटनाएं हम सीधे कई बार देखते हैं, जहां पर गंभीर दशा में कोई मरीज लाया जाता है, उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है, उसकी जान नहीं बच पाती है, डॉक्टर कोशिश करते हैं जरूर अपनी तरफ से, लेकिन अगर जान नहीं बचती है तो फिर उनको हमले का सामना करना पड़ता है। मौजूदा जो कानून है, क्या उन्हें रोक पाने में असमर्थ हैं? आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जैसे हम काम करते हैं समाज के साथ और समुदाय के साथ, जब ये ऐसे वारदातें होती, और मैं डॉक्टर अंकित गुप्ता के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि ये सिर्फ डॉक्टर फ्रेटर्निटी का मुद्दा नहीं है। ऐसे जो भी केसेस हो रहे हैं एंड होते हैं, देखिए, कोई भी अगर हम समाज व्यवस्था को देखें, कोई भी चीज़ घटता है उसके बाद हम रेस्पॉन्स पे काम करते हैं। रेस्पॉन्स मैकेनिज्म, कानून लाना, और ये सारे रेस्पॉन्स मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं कि हम कोशिश करते हैं आगे। बट हम जैसे काम करते हैं, हम बच्चों के साथ मेनली काम करते हैं, और हमने बच्चों के साथ, और ये सिर्फ डॉक्टर्स और महिलाओं के साथ नहीं, बच्चों के साथ भी ऐसे इंसिडेंट्स हम अक्सर देखते हैं कि देश में हो रहा है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रिवेंशन मैकेनिज्म के ऊपर काम हो, जहाँ पे हमारे समाज में जिस तरीके का जो ऐसे घटनाएं घट रही है, तो एक देखने की ज़रूरत है कि हम कैसे उसको प्रिवेंट करें, ना कि रेस्पॉन्स पे हम जोर दें। रेस्पॉन्स तो ऑब्वियसली है ही, कानून और सख्त उसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ-साथ ऐसे घटनाएं ना हो, उसके लिए हमें समाज के साथ काम करने की ज़रूरत है। और उसके लिए हम क्राई इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम नॉर्मली ये जो, अगर आप टोटल ये चीज़ें देखेंगे, कहाँ से आ रहा है ये विवशता जो है, इस तरीके से जो कठोर, इस तरीके से जो एक्ट कर रहे हैं आज के दिन में, घटनाएँ में हम देख रहे हैं, चाहे निर्भया केस हो, चाहे इस केस हो, ये कहीं न कहीं हमारे जो साइकोलॉजी है, हमारे जो साइकोलॉजिकल एक साइड दिखा रहा है। और वो साइकोलॉजी बचपन से ही शुरू हो रहा है, किस तरीके से इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नहीं कह सकते कि वन ऑफ इंसिडेंसेस है। ये एक टोटल टोटल जो हमारे समाज में जो बच्चों, हम पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं, उसका भी एक असर दिख रहा है, जहाँ पे किसी भी तरीके से बच्चे कहिए, महिला कहिए,
उनको आप एक 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 तरीके से आप देख रहे हो कि उनके ऊपर आप बल प्रयोग कर सकते हो और उनके उनके ऊपर बल प्रयोग करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो और उसका रिपरकेशन उस तरीके से नहीं आता। आज कन्विक्शन रेट की बात अगर आप करें ऐसे केसेस में, चाहे बच्चों के साथ जो रेप हो रहे हैं या जो भी रेप हो रहे हैं, हमारे देश में कन्विक्शन रेट जो एनसीआरबी का डेटा आया है 2022 का, उसमें भी सिर्फ 25% कन्विक्शन रेट है। अर्थात हर 4 ऐसे एक्यूज्ड में से सिर्फ एक एक्यूज्ड का ही कन्विक्शन हो रहा है, बाकी तीनों छूट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक तो सरकारी जो इम्प्लीमेंटेशन, कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन है, उस पे हमें और ध्यान देना होगा कि किस तरीके से कानून को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। साथ साथ जैसे इस तरीके से मानसिकता डेवलप हो रहा है, वहाँ पे भी हमें काम करने की ज़रूरत है, हमें प्रिवेंशन पे काम करने की ज़रूरत है, हमें ऐसे एरिया, ऐसे ऐसे जगह को चिन्हित करने की ज़रूरत है, जहाँ से इस तरीके का असामाजिक तत्व निकल के आ रहे हैं और उनके साथ एकदम बचपन से ही हमें महिला को रेस्पेक्ट करना, लड़कियों को रेस्पेक्ट करना और उस नज़रिए से देखना, ताकि वो सिर्फ एक भोग की वस्तु नहीं है, वो सिर्फ ऐसा कोई वस्तु नहीं है, एक महिला, एक बच्ची कहीं पे भी ऐसा चीज़ नहीं है, वो समान है। साथ ही साथ हमें लड़कियों के साथ, बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ भी काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पे उनको हमें ये उनका जो उनके एटीट्यूड में और उनके जो बिहेवियर और सशक्त हो, वो अपने बल पर आज जैसे हो रहा है, जिस तरीके से इंसिडेंट्स हुआ है उसके बाद, लेकिन लड़कियां सहम जाती है। ऐसे केसेस जो है आप देखेंगे बच्चों पे एक गलत इंप्रेशन डालती है, बच्चों को पीछे छोड़ जाती है। तो ऐसे केसेस में उन महिलाओं के साथ, उन लड़कियों के साथ हमें खड़ा होके उनको और मानसिक तौर पे उनको और सपोर्ट करना है, ताकि ऐसे इंसिडेंट्स का कुप्रभाव उन पे ना पड़े। और साथ ही साथ मैं एग्री करता हूँ कि कानून सख्त होने चाहिए और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत जल्द होना चाहिए और सबसे ज़्यादा स्पीडी ट्रायल होने चाहिए और कन्विक्शंस होने चाहिए। तो हम इस तरीके का, और समाज में एक इसके खिलाफ एक ऐसा नहीं हो कि आप देखेंगे बच्चों में, घरों में हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली लड़कों लड़कियों में इस तरीके से भेदभाव कर देते हैं, जो एक मैसेज वो लड़का लेके बड़ा होता है और वो उस तरीके से सोच डेवलप करता है। तो उस जगह पे भी हमें समाज में भी एक अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे ही भविष्य है, आगे जाके भविष्य में वही आपके समाज को संभालेंगे। तो बच्चों के साथ जेंडर पे, बच्चों के साथ उनके लाइफ स्किल पे और बच्चों के साथ उनके जो नज़रिया है लड़के और लड़कियों के बीच में देखने का, उस पे भी काम करने की ज़रूरत है। तभी एक प्रिवेंटिव मेजर हम ले पाएंगे, समाज को उस तरीके से कर पाएंगे कि इस तरीके का इंसिडेंस कभी हो ही नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर विनीत, आपसे मैं जानना चाहूंगा, उस दिन जब ये हड़ताल वापस हुई थी, केंद्रीय मंत्री से बात हुई थी, स्वास्थ्य मंत्री से बात होने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दिया। फिर से ऐसा लगता है कि बैक टू द स्क्वायर वन, हम फिर से वहीं पर पहुंच गए और फिर से आपकी जो मांगे थी, ऐसा लग रहा है कि अनएड्रेस्ड हो गई और आप फिर से आप लोग आंदोलन की राह पर आ गए हैं। कैसे, कहाँ पर क्या मिसिंग हुआ जिसकी वजह से आप लोग फिर से आंदोलन के लिए दोबारा आपको वापस आना पड़ा? जी। नहीं, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत कुछ इस पे चर्चा कर ली है। डॉक्टर अंकित, इवन माय फेलो कलीग डॉक्टर ने आल्सो एड्रेस द मीटिंग कि जो वेंडलिज्म हुआ उस रात को, उसके बाद ही हम लोग जो है अगले दिन से जो हमने अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू करके रखा था, उसके पहले भी एवरीवन से डॉक्टर अंकित ने ऑलरेडी कहा कि हम लोग अपने वर्किंग ड्यूटीज हमने रिज्यूम कर ली थी, एसेंशियल इवन इमरजेंसी सर्विसेज। तो उस रात ही दुर्घटना के बाद जब ये सब लगा कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से ब्रीच हो रही है या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई उस पर असर नहीं पड़ रहा है, तो अब उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग चाह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे लोग, जितने भी लोग हैं, किसी महिला के लिए ऐसा कानून बने, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, कि दोबारा किसी को रोड पे ना आके बार बार हर चीज की प्रोटेस्ट ना करना पड़े। क्योंकि अगर आगे फ्यूचर में भी अगर ऐसे इवेंट होंगे, फिर लोग इकट्ठा होंगे, फिर स्ट्राइक करेंगे। जब हम हर चीज एक लॉ ऑर्डर के तहत चाहते हैं, तो हम उसी लॉ के तहत एक डिमांड करें कि एक ऐसा एक्ट बना दिया जाए जिससे कि भविष्य में किसी को रोड पे बार बार इस चीज के बार बार डिमांड के लिए ना आना पड़े। तो वो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हो, उसका ऑर्डिनेंस जो है जितना इमीडिएटली अगर पास कर देगी, वो हमारे लिए नहीं
हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए कभी भी उनको रोड पे आके इस तरीके से नहीं करना पड़ेगा, जिसको अलग अलग मीडिया, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको आंदोलन है या अलग अलग शब्दों का जो प्रयोग हो रहा है, क्योंकि अपने लिए कोई मांग रखना गलत नहीं है, पर उस मांग के लिए बार बार लॉ सिस्टम ही अगर है तो लॉ सिस्टम के तहत हमें प्रोटेक्शन जो हमारी मांग है वो देना चाहिए। यही रिक्वेस्ट है, यही मैं आपसे भी अपील करूंगा कि आप भी अपने जितने भी फेलो कलीग्स हैं या जो भी फीमेल कलीग्स है या जहाँ पर भी आपकी बात होती है, एक सिक्योरिटी प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने का सबसे बेस्ट जरिया लॉ ही होता है, और हम लोग लॉ ही को ही सब कुछ प्रायोरिटी देते हैं अपने सिस्टम में। तो यही डिमांड और यही सिंपल तरीका है हर चीज का आगे सोल्यूशन सॉल्व करने का भी। किसके पास जाना है, किसके पास एड्रेस करना है, क्या तरीका होगा, आगे कानून फॉर्म में रहेगा तो सब उसको फॉलो भी करेंगे, और उससे इस तरीके का जो मॉब मूवमेंट है या सर्विसेज बंद है ये भी इवेंट नहीं होगा, कोई तकलीफ भी नहीं आएगा। जैसे अभी इमरजेंसी सर्विस चल रही है, हमने कहीं एक्टिविटी रोकी नहीं है, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सफर हो ही रही है, तो वो चीज ऐसे दोबारा बार बार ना हो, इसी के लिए हम लोग आप लोग का भी सपोर्ट चाहते हैं। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर विनीत, बिल्कुल सही बात आपने कही, और ये बात सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं, हम बिल्कुल सहमत हैं। और ये एक समाज के तौर पर, क्योंकि हम सब कहीं से, हमारे ही परिवार के लोग वही जो पढ़ते हैं बच्चे वही आगे डॉक्टर बनते हैं पढ़ाई करते हुए, मेडिकल की पढ़ाई करते हुए, और वहां पर जब ऐसे हादसे होते हैं तो एक बहुत ही बड़ा एक सदमा, एक देश का भी बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि जिस ट्रेनी डॉक्टर की जिनकी हत्या की गई, जिनके साथ ये पूरा वाकया हुआ, वो एक बड़ा सरकार का, उनके परिवार का, सबका एक तरीके से पूरा इन्वेस्टमेंट था उनकी लाइफ में, और वो सब कुछ शैटर हो गया, सब कुछ खत्म हो गया एक साथ। तो ये समाज के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलों में आगे आए। डॉक्टर विनीत अभी जो बात कह रहे थे, मंगला मैं आपके पास आऊंगा कि लखनऊ में क्या हालात हैं, कि लखनऊ में क्योंकि मेडिकल सेवाओं में ओपीडी तो कम से कम जो मरीज आ रहे हैं वो लौटाए जा रहे हैं, इमरजेंसी में जरूर देखा जा रहा है। तो अभी लखनऊ में आपके पास क्या जानकारी है? देखिए सर, जो इसेंशियल जो सेवाएं हैं, जैसे ओपीडी में भी जो पेशेंट आ रहे हैं ऐसे हैं जो सीरियस हैं, तो डॉक्टर्स उनको देख रहे हैं बकायदा। इन लोगों ने ऐसा जो इनके विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन इनका पूरा प्रयास है कि किसी भी जो भी पीड़ित आ रहा है, मरीज आ रहा है, उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं, ओपीडी भी मतलब जैसे सामान्य नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक तरीके से ओपीडी भी चल रही है। जो दूर दराज से मरीज आ रहे हैं उनको देख रहे हैं डॉक्टर्स। लेकिन अब चूंकि घटना इतनी बड़ी है और डॉक्टर्स का अपील भी है कि समाज हमारे साथ जुड़े, और ऐसी घटनाएं मतलब डॉक्टर के साथ तो मतलब नहीं, लेकिन अन्य भी जो समाज के वर्ग है, तबका है, उनके साथ भी भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, ये भी इन लोगों का ये प्रयास है। और इस बार जो इनका विरोध प्रदर्शन है, जैसे आज ये लोग 10-90 पर इकट्ठा हुए थे, तमाम चिकित्सा संस्थान के जो डॉक्टर्स थे, रेजिडेंट थे, सब इकट्ठा हुए थे। तो इनका ये डिमांड है कि ये इनकी मांग है कि सिर्फ डॉक्टर नहीं, वो डॉक्टर है ऐसा नहीं है, समाज की बेटी है, देश की बेटी है, और अगर आज वो जिंदा होती तो कल को फिर कोई कोरोना जैसी अगर बीमारी होती तो अनगिनत लोगों को और अनगिनत लोगों का उपचार करती। तो ये लोगों की डिमांड है इन लोगों की। तो इसके साथ क्या है कि समाज की इन्वॉल्वमेंट इनकी, मैं आपको बताऊं सर कि मेरी एक डॉक्टर, महिला लेडीज डॉक्टर थी, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा देखिए मेरी 2 बेटियां थी, मैं डॉक्टर हूं तो मुझे लगता था कि मेरी बेटियां भी डॉक्टर बन जाए, लेकिन ये जो घटना घटी है, तो कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इस घटना से मेरा हृदय जो है टूट गया है। मुझे लगता है कि अगर मेरी बेटियां ये लाइन न चूज करें तो अच्छा है। लेकिन मामला ये है कि अन्य जो विभाग हैं वहां भी सिक्योरिटी वाले इशू हैं, तो उनके साथ नहीं होगा, ये कैसे कहा जा सकता है। तो उनका कुल मिला के ये कहना है कि सरकार को, शासन प्रशासन को कुल इस तरीके से कोई जो सजा को या कानून ऐसा लाना चाहिए कि जो भी समाज का ऐसा जो कुत्सित मानसिकता वाला व्यक्ति है, वो इस तरीके की घटना, जो जघन्य घटना है, अपराध है, इस तरीके का कुछ ऐसा वो न करे, और समाज की हर बेटी सामान्य तरीके से निकल सके। वहीं पे जो रेजिडेंट डॉक्टर, जो मुझे लगता है एमबीबीएस है, जो अभी पढ़ाई कर रही हैं, उनका कहना है कि हम लोगों को लिए भी ऐसा होना चाहिए कि हमको सोचना न पड़े निकलने से पहले। इस घटना ने हमको ऐसा बरबस कर दिया है कि हमको निकलने से पहले सोचना पड़ रहा है। हमको अपना ही घर, अपना ही मंदिर, डॉक्टर्स जो अस्पताल होता है उसको एक तरीके से अपना मंदिर मानते हैं, तो अपने मंदिर में अब वो सुकून से नहीं रह पा रहे, उनको टेंशन है। जो महिला रेजिडेंट है उनको डर लग रहा है, अपने ही लोगों में डर लगने लगा है, कुछ ऐसी घटनाएं हो जा रही। तो कुल मिला के ये है कि सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। और किसी भी, जैसे आपने कहा सर कि एक समाज के रूप में हम इसमें फेल रहे हैं,
ये जो घटनाएं हैं देश के लिए भी बहुत ही कष्टकारी घटना है, देश भी बहुत पीछे जाता है। तो ऐसी घटनाएं न घटे, लेकिन ये है कि लखनऊ में जो हमारे डॉक्टर्स भाई हैं वो पूरा ख्याल रख रहे हैं कि दूर दराज से जो भी मरीज आए उनको लौटना न पड़े, उनको समुचित इलाज मिले। लेकिन ये है कि कुछ हद तक इनका जो विरोध प्रदर्शन है उसमें सामान्य जो मरीज हैं जिनसे कोई नुकसान ऐसा नहीं है, तो वो लोग वापस जा रहे हैं। बाकी जो भी जरूरत की जितनी भी चीजें हैं वो ये देख रहे हैं। बिल्कुल। निहारिका जी, आपसे मेरा एक सवाल है कि जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद हमें ऐसा लग रहा था कि जो हमारे समाज का और खासतौर से जो पुरुषवादी जो एक मानसिकता है, उसको लेकर, उस ब्लॉक्स को लेकर ये माना जा रहा था कि उन पर कुछ अंकुश लगेगी, नकेल कसी जाएगी। लेकिन ये अब घटनाएँ, और अब सीधे तौर से एक डॉक्टर, एक प्रोफेशनल लेडी के साथ ऐसी घटना हो जाती है, फिर तो बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। और अभी हमारे सहयोगी मंगला जो बता रहे थे, एक लेडी डॉक्टर अगर वो ये कहने पर विवश हो जाती हैं कि अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाने से पहले वो सोचेंगी, तो मुझे लगता है कि एक समाज के तौर पर हम कहाँ पर हैं, हमें इस पर मंथन करने की जरूरत है। आप कैसे देखती हैं, क्या निर्भया का पहला जो दिल्ली वाला कांड हुआ था, उसके बाद से अब कोलकाता की निर्भया का कांड हुआ, लेकिन समाज में, तंत्र में, उसकी सोच में, उसके तरीकों में क्या कोई बदलाव नहीं हुआ? आप कैसे देखती हैं? देखिए, दोनों इंसिडेंट्स बहुत ही हीनियस क्राइम्स हैं। इन दोनों में जो हुआ है वो बहुत कष्टकारी है। समाज के तौर पर हम डेफिनेटली फेल हुए हैं। ऐसे इंसिडेंट्स कभी नहीं होने चाहिए किसी भी समाज में। और महिलाओं को इतना सशक्त होना चाहिए, और हमारे जो न्याय व्यवस्था है, हमारा जो स्ट्रक्चर है हमारी कंट्री का, उसमें ऐसा स्थान होना चाहिए, इतना सशक्तिकरण होना चाहिए कि ये चीजें ना हो। लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि हमेशा हमें किसी इंसिडेंट्स के होने के बाद सोचना पड़ता है कि हमारा समाज कहाँ पर है? उसके बीच में हम लोग कहाँ चले जाते हैं? उस टाइम पे हमारी सामाजिक व्यवस्था कहाँ चली जाती है? हमें इस चीज पर एक बार नहीं, या किसी इंसिडेंट्स के होने के बाद नहीं, बीच-बीच में हमेशा मंथन करना चाहिए, क्या हमारा देश, हमारा समाज एक सही दिशा में प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं? हमेशा एक देखिए, इंसिडेंट्स होता है, फिर हम लोग बात करते हैं, स्ट्राइक्स होते हैं, और उसके बाद फिर पुराने ढर्रे पर लौट जाते हैं। बिल्कुल। इन जब ये चीज़ के लिए जैसा कांड हुआ था निर्भया का दिल्ली में, तो हमको लग रहा था, क्योंकि हम लोग देखते थे, मीडिया ने पूरा उसको और समाज ने जिस तरीके से उठाया था उस मुद्दे को लेकर, तो ऐसा लग रहा था कि एक बड़ी सोच में एक बदलाव आएगा और कुछ फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अब फिर से जहाँ पर ऐसी घटना हो जाती है, तो समाज के जो संवेदनशील लोग हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उनके लिए निश्चित तौर से बड़ी चिंता का ये सबब बन जाता है। और हमें एक सभ्य समाज होने पर हमारे लिए एक सवाल खड़ा हो जाता है कि हम आज़ादी के इतने सालों बाद, और ख़ास तौर से अब हम जब आज़ादी के 75वें साल को उसको पार करके आगे बढ़ रहे हैं, हम 100 साल पूरे करेंगे, तो क्या हम वाक़ई में ऐसी जगह पर होंगे जहाँ पर हम कह सकें कि हमारे देश में, हमारे परिवार के, हमारे देश की, समाज की महिलाएँ, बेटियाँ वो सुरक्षित हैं, महफ़ूज़ हैं? ये बड़े सवाल हैं। हम पार्थादास गुप्ता जी, आपके पास आएँगे और आपसे समझेंगे कि समाज के लोगों के बीच में आप काम करते रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि चूक अभी भी जारी है, और अभी भी शायद वो जो मेंटल ब्लॉक है, वो अभी उसमें सुधार हुआ नहीं है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम जब काम करते हैं, समाज के बीच में काम करते हैं और ऐसे इंसिडेंसेस और ऐसे घटनाएँ हम सुनते हैं बच्चों के साथ, स्पेसिफ़िकली जब काम करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि बच्चे जो है ना, वो सबसे स्पेसिफ़िकली लड़कियाँ जो है, बच्चियाँ जो है, वो स्पेसिफ़िकली और कमज़ोर होते हैं और वो वल्नरेबल होते हैं हर चीज़ के लिए। और आज के दिन में ऐसे बहुत सारे स्पेसिफ़िकली आज जैसे हम डेवलप हो रहे हैं विद टेक्नोलॉजी, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बच्चों के लाइफ में आ गया है और जिस तरीके से एक्सपोज़र बच्चों को मिल रहा है, तो ऐसे में दोनों चीज़ें हो रही है। एक चीज़ें हो रही है, बच्चियाँ बहुत आगे भी बढ़ रहे हैं, बहुत सारे नए चीज़ें सीख रही हैं, बट एट द सेम टाइम क्योंकि हमारे देश में उस तरीके से कंट्रोल नहीं है बच्चों के, क्योंकि गाँव में और आप अगर शहरों के झुग्गियों में देखेंगे, वहाँ पे पेरेंट्स, कम्युनिटी मेंबर जो है वो उस तरीके से पढ़े लिखे नहीं है, तो बच्चे उसका एक उनके साथ गलत हो रहा है, बुलिंग हो रहे हैं। साइबर सेफ्टी का अगर आज आप देखेंगे तो बहुत वो इश्यूज है। तो कहीं ना कहीं समाज में ये तो है, मैंने जैसे पहले भी कहा और आपने भी बात कहा कि पुरुषवादी जो सोच प्रक्रिया समाज में, हमारे समाज में इतने दिनों से चले आ रहे हैं, जहाँ पे लड़के और लड़की
मेल एंड फीमेल में इस तरीके से भेदभाव होता है। एक बचपन से ही बच्चों में इस एक माइंडसेट हो जाता है और वो आगे जाके जैसे एडल्ट होते हैं तो वो और मैनिफेस्ट होता है। तो जब इस तरीके से थॉट प्रोसेस हमारे समाज में है, जहाँ पे आप देखिएगा कि लड़कों को बचपन से लड़कों को कहा जाएगा कि यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली, ऑफ प्रोवाइडर। साथ ही साथ लड़कियों को कहा जाएगा जो है उसको अच्छी तरीके से उनको संभालना है और लड़के उनको प्रोटेक्ट करेंगे। हमने ऐसे देखा है कि बच्चे जो लड़कियां हैं 16, 17, 18 साल के लड़कियां हैं, वो जब कहीं बाहर जाते हैं तो 8 साल 9 साल के उसका भाई साथ में जाता है, बिकॉज फ्रॉम दैट एज ओनली ये मैसेज दिया जाता है लड़कों को कि तुम प्रोटेक्टर हो। वो कहीं ना कहीं देखिए दोनों तरफ से इन समाज में जब उसका प्रभाव पड़ता है तो दोनों तरफ से पड़ता है। और कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो उनको लगता है कि मैं पुरुष हूं और इसलिए मेरे जोर दिखाना मेरा अधिकार है, और कहीं पे भी अगर कोई भी बच्ची या महिलाएं कहीं पे भी रेजिस्ट करती है तो वो और भयानक हो जाता है, भयानक रूप से निकल आता है। तो हमारे एज ए समाज व्यवस्था में, और इसीलिए क्राई हमेशा ये काम करता है, सिर्फ एक तबके से साथ काम करने से नहीं होगा। हम जैसे क्राई में हम 3 अप्रोच लेके चलते हैं, जहाँ पे हम कहते हैं सेल्फ, सोसाइटी और सिस्टम। अर्थात खुद पे काम करना होगा, समाज पे काम करना होगा, और जो व्यवस्था है व्यवस्था में भी काम करने की जरूरत है। ये किसी एक चीज पे हम उंगली नहीं उठा सकते कि इस वजह से ये हो गया। हमें सबको इसमें काम करना है और बचपन से शुरू करना होगा। ये सिर्फ घटना घटने के बाद रेस्पॉन्स नहीं, हमें जोर देना होगा प्रिवेंशन पे, कानून सख्त से सख्त हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन सख्त से सख्त हो। इसके साथ साथ सामाजिक तौर पे हमारे व्यवहार में भी चेंज आना बहुत जरूरी है। हमारे जो व्यवहार हम लोगों के साथ कर रहे हैं, बच्चों के साथ कर रहे हैं, उसमें भी चेंज आना बहुत ज़रूरी है। उसमें हम जेंडर के ऊपर बात करना ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। और सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि लड़कियां तभी सेफ होंगी जब लड़के ये समझेंगे कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना, सेफ स्पेसेस क्रिएट करना, बच्चों के लिए सेफ स्पेसेस हो, महिलाओं के लिए सेफ स्पेसेस हो, एक्सेसिबिलिटी आसान हो, जहाँ पे स्कूल से लेके हर जगह पे महिलाओं के लिए एक्सेसिबिलिटी हो, ताकि वो आसानी से जा आ सके। सेफ स्पेसेस हो हर जगह पे, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, हर जगह पे सेफ स्पेसेस हो। और इस तरीके से सामाजिक तौर पे एक बदलाव की जरूरत है इस तरीके के घटना को रोकने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही सही बात आपने पूरी ये कही। और अभी जो निहारिका जी थी उन्होंने भी यही बात कही कि ये बड़ा सूक्ष्म बदलाव होना बेहद ज़रूरी है। हम चलते हुए बिल्कुल मंगला, आपसे एक आखिरी में कमेंट और चाहूँगा कि लखनऊ में क्या हम उम्मीद करें कि अभी जो इमरजेंसी सेवाओं के अलावा बाकी जगहों पर दिक्कतें अभी बनी हुई हैं, क्या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होने की कल गुंजाइश है? क्योंकि कल हम जो हमारे पास अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक आईएमए ने कल से और भी सुबह 6 बजे से लेकर 18 अगस्त तक, 16 अगस्त से 18 अगस्त तक ये 24 घंटे के लिए एक बड़ा व्यापक हड़ताल का ऐलान किया है। तो लखनऊ में एक बड़ी दिक्कतें होने वाली हैं लोगों के लिए, जो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो इसमें जो आ रहे हैं, जो तमाम अस्पतालों में केजीएमयू, लोहिया, बलरामपुर हॉस्पिटल, बाकी अस्पताल्स में जो पहुंच रहे हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है। जी सर, बिल्कुल दिक्कत होने वाली है। और इसमें दिक्कत लखनऊ में इसलिए बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी होने की वजह से यहाँ लखनऊ में तमाम जनपदों से यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर और यहाँ पे दिखाते हैं। इनमें वो मरीज भी बहुत ज़्यादा है, जैसे जिनको 4 महीने 5 महीने बाद जिनको पीजीआई में डेट मिला है, जिनको 2 महीने बाद केजीएमयू में डेट मिला है। अब वो आएंगे, दिखाएंगे, लेकिन अब चूंकि डॉक्टर्स बैठेंगे नहीं तो वो दिखा नहीं सकते, अपनी पुरानी दवा लेकर जाएंगे और उसके बाद फिर उनको 2 महीने 4 महीने बाद कब डेट मिलेगा अभी इसका कोई उनको पता नहीं होगा। तो ये एक जो जिनकी रेगुलर दवाएं चलती हैं उन लोगों के लिए विशेष करके दिक्कत होने वाली है। और जो इसमें भी जो बड़ी दिक्कत की बात है वो ये है कि इस विरोध प्रदर्शन में जो निजी संस्थान है, चिकित्सा संस्थान है, वो भी शामिल अब हो रहे हैं। वो भी इलाज से अब उनका कहना है कि अब
अभी इलाज तब तक नहीं जब तक सरकार कोई लिखित में आश्वासन नहीं दे देती है। और आपको बताएं कि जो आज जो चर्चा अभी तक जो था कि पीड़ित जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए, आज जो डॉक्टरों में चर्चा है, जो डॉक्टर बात कर रहे हैं या निकल के सामने आ रही वो ये आ रही है कि ये सिर्फ एक आदमी का काम नहीं है, ये गैंगरेप है। और इसको प्रशासन फिर पहले तो आत्महत्या बताया, उसके बाद फिर किसी एक आदमी का के द्वारा जो है बलात्कार बता रहा है। ये ऐसा नहीं है। लोगों का ये भी कहना है कि जो नाम सामने आ रहा है संजय रॉय, वो भी व्यक्ति एक तरह से केवल और केवल सामने ला दिया गया है प्रशासन द्वारा, वो आरोपी नहीं है, आरोपी कोई और हैं जिनको सत्ता के दबाव में बचाया जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ महिला डॉक्टर जो सीधे मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन पर भी सवाल खड़ा कर रही हैं कि उनका संरक्षण प्राप्त है। हालांकि आज उन्होंने पैदल मार्च भी निकाला था। तो ये तब तक अभी नहीं सही होने वाला है। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनको लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा, अन्यथा जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। तो अभी फिलहाल इस तरफ अभी कदम बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जब तक सरकार आश्वासन नहीं देगी तो डॉक्टर अभी बैकफुट पे जाने के लिए तैयार नहीं है। तैयार नहीं है, बिल्कुल। आप लोग हमसे जुड़े, मंगला आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पार्थदास गुप्ता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी ऐसी जानकारियां दी हैं समाज के बारे में, जो आप काम करते हैं उससे हमारे दर्शकों को भी साझा कराया कि कैसे सोच के स्तर पर किस तरीके से बदलाव किया जाए, शायद तभी कुछ हासिल हो सकेगा। हम आपको बता दें कि पूरे देश में इस वक्त डॉक्टर्स जिस तरीके से आंदोलित हैं और आक्रोशित हैं, उनसे एक बात तो एकदम साफ है कि पश्चिमी बंगाल में ये जब मामला हुआ था उसके बाद से वहां के जो पुलिस के अफसर थे, उनको एक ऐसा मैसेज देना चाहिए था कि इस मामले में वो एक निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं, और ऐसा होता नहीं दिखाई दिया। उसके बाद वहीं पर भीड़ की एक तादाद पहुंचती है और वो भीड़ वहां पर तोड़फोड़ करती है। उसके बाद से फिर से ये आक्रोश भड़क उठता है, ये नाराजगी बढ़ चुकी है। लोगों को लगता है कि इस मामले में अभी तक जो पुलिस ने कार्रवाई की थी, जो जांच की थी, वो मुकम्मल नहीं थी, उसमें खामियां थी। इसी वजह से डॉक्टर्स की नाराजगी फिर से उभर कर सामने आई है। हालांकि इसका खामियाजा आम मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। तमाम जगहों पर देश में, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी तमाम दूर दराज से आए हुए मरीज वापस लौटे हैं, और ये सिलसिला जब तक नहीं थमेगा, जब तक ये हड़ताल नहीं रुकेगी, तब तक ये मुश्किलें बनी रहेंगी। हम यही उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले में सरकार के स्तर पर, सीबीआई के स्तर पर ऐसी ठोस वहां पर जांच होगी, ऐसी कार्रवाई होगी जिससे एक बार की फिर से भरोसा की बहाली हो सके। डॉक्टर्स को भी लगे कि उनकी सिक्योरिटी के लेकर, उनकी हिफाजत को लेकर कंसर्न रखती है सरकारें और तंत्र, वो बिल्कुल मुतमईन हो जाएं कि उनके लिए बेहतर किया जाएगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक आशंका है कि ये हड़ताल लंबी भी खिंच सकती है, और अगर ऐसा होता रहा तो ये हमारे लिए, जो मरीज हैं, समाज के लिए, सबके लिए एक बड़ी दिक्कत का ये सबब हो सकता है। और जल्द ही इसका पटाक्षेप होना चाहिए। जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त नज़ीर लायक कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।